आज हम फार्मास्यूटिक्स को रिवाइज करेंगे। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम या फार्मास्यूटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें हम फॉर्मुलेशंस और डोजेस फॉर्म की स्टडी करते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स और इट्स डोजेस फॉर्म। ठीक है। इसमें हम कंपाउंडिंग सीखते हैं और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। कंपाउंडिंग क्या होता है? दवाइयों को बनाना। क्योंकि दवाइयों में एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स आपस में कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है। और हमारी दवाई में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी इफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। यदि हम उसको स्टोर करके रखें तो दवाई को अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये सब हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। डोजेस फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से, मेराइन सोर्सेज से जो ड्रग्स मिलती हैं वो क्रूड फॉर्म में होती हैं। तो उस क्रूड ड्रग को हमें प्रोसेसिंग के थ्रू हमें उसका फॉर्मुलेशन डेवलप करना होता है। ठीक है। जिस फॉर्म में दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। ठीक है। आपने सस्पेंशन, सिरप, है ना, टैबलेट, कैप्सूल, पेस्ट, ये सब आपने यूज किया है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म है। तो दवाइयाँ क्या है, उनके ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम नहीं की जाती, उसकी फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है। ठीक है। उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद पेशेंट को दी जाती है। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग। लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसमें आपका आता है एरोमेटिक वाटर, मिक्सचर्स, सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टस, लिनिमेंट, लोशन, डोचेस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, गार्गल्स, माउथ वॉश और थ्रोट पेंट। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है क्रीम्स, जेलीज, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट। सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरीज, सिचेट्स, पाउडर, इंसफलेशंस। और गैसेस डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है एरोसोल्स। ठीक है। जिसमें मेटल कंटेनर में प्रेशराइज्ड गैस भरी होती है और उसमें मेडिकामेंट सस्पेंडेड होता है। तो ये है आपके डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसेस डोजेस फॉर्म। इन डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए। लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या एग्जाम्पल है, सेमी सॉलिड का क्या है, सॉलिड का क्या है और गैसेस का क्या है। अब जो इसमें फर्स्ट है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। वन बाय वन करके हम समझते हैं मोनोफेजिक क्या है और बाइफेजिक क्या है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक फेज होता है और बाइफेजिक में दो फेज होते हैं। ठीक है। मोनोफेजिक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई सॉल्यूशन है ना, सिरप है, एलिक्सर है, ये सब मोनोफेजिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। बाइफेजिक का एग्जाम्पल क्या है? इमल्शन और सस्पेंशन। क्योंकि इसमें दो फेज होते हैं। ठीक है। जैसे हम पानी में ऑयल को मिक्स करें तो वो उसमें इमिजिबल होगा, मतलब घुलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, दो फेजेस उसमें प्रेजेंट होंगे और यदि हम उसको वेगरस सेकिंग करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके ग्लोब्यूल्स। ठीक है। यदि हम जैसे 1 लीटर पानी में दो चार बूंद तेल डालें तो वो उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दोनों की डेंसिटी में भी डिफरेंस होता है, वाटर और ऑयल की। ठीक है। तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है इमल्शन और सस्पेंशन। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है सिरप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस। ठीक है। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, कि वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये ओरल रूट से लिए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल्स है मिक्सचर्स, सिरप्स, एलिक्सर्स और लिंक्टस। है ना, एलिक्सर्स और लिंक्टस। अब स्किन एप्लीकेशन के लिए लिनिमेंट और लोशन। और बॉडी कैविटीज में आएगा आपका ईयर कैविटी। ठीक है। आपका नोज में कैविटी होती है,
रेक्टम, रेक्टस कैविटी, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटीज हैं। तो इसमें जो यूज किए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है जैसे नेजल ड्रॉप्स, नेजल कैविटी में यूज होगा। ईयर ड्रॉप्स, ईयर की जो कैविटी है उसमें यूज होंगे। और डोचेस। और कुछ ऐसे हैं जो आपकी ओरल कैविटी में यूज होते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन द माउथ। इसका एग्जाम्पल है गार्गल्स, माउथ वॉशेस और थ्रोट पेंट। ठीक है, अभी हम वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। गार्गल क्या होता है, माउथ वॉश क्या होते हैं, ईयर ड्रॉप्स, लिनीमेंट, लोशन। हम इनका एक एक दो दो लाइन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, सो मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन: इंटरनल यूज, फॉर स्किन, फॉर बॉडी कैविटी एंड फॉर बुक्कल कैविटी, माउथ। ठीक है, जिसमें आपका थ्रोट और माउथ आता है। तो ये है आपका डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। अब जिसमें यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्वेंट है, हमने उसमें एक सॉल्यूट मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो कोई चीज लिक्विड में घुलती है, जैसे आपका एक्वस सॉल्यूशन में घुलेगी सॉल्वेंट में, कोई नॉन एक्वस में, जिसमें आपका नॉन एक्वस में ऑयली, ऑयल्स में भी कुछ चीजें घुल जाती हैं, है ना। कुछ आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं जो हम दवाई बनाने के लिए यूज करते हैं, जो जिसमें घुल जाए। ठीक है, पर यदि घुल जाता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन का भी हम यूज करते हैं दवाई बनाने के लिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूट हमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, ओरल रूट से कुछ सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आपके ईयर ड्रॉप्स के रूप में यूज किए जाएंगे, है ना। कुछ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आते हैं, ऑप्थेल्मिक मींस इट इज एसोसिएटेड विद आई। ठीक है, आंखों में जो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन कहाँ यूज होंगे, स्किन की सरफेस पे। ठीक है, इट इज अप्लाइड ओवर द स्किन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेस, सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट आता है आपका एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एरोमेटिक मटेरियल हम घोल दें। ठीक है, अब एरोमेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रूम टेम्परेचर पे अपनी फ्रेग्रेंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, जिनमें खुशबू होती है। ठीक है, उनको हम एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं और अपनी फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करते हैं, तो उनको हम एरोमेटिक मटेरियल कहते हैं। यदि मैंने एरोमेटिक सब्सटेंस को पानी में या एक्वस सॉल्वेंट में, मैंने उसको वाटर में यदि डिसॉल्व कर दिया तो वो एरोमेटिक वाटर कहलाता है। सिरप क्या होता है, सिरप इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। यदि मैं पानी में शक्कर को घोल दूं तो सिरप बन जाता है, इसको साइरप भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपने 66.6 ग्राम शुगर को यदि आपने जैसे डिसॉल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर में, तो ये एक सिरप बन जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट में कैसा होगा, मीठा होगा। ठीक है, सिरप बहुत ज्यादा मार्केट में यूज किए जाते हैं। एलिक्सर्स क्या होता है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं और ये टेस्ट में मीठे होते हैं, एलिक्सर्स। स्पिरिट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन अल्कोहल। यदि हम किसी एरोमेटिक मटेरियल को पानी में घोलें तो एरोमेटिक वाटर बनेगा, और यदि हम उसको अल्कोहल में घोल दें, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, स्पिरिट बन जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है स्पिरिट की डेफिनेशन क्या होती है, स्पिरिट कैसे बनते हैं। अल्कोहल में आपको एरोमेटिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, तो उससे जो फॉर्मुलेशन बनेगी उसको हम एलिक्सर कहते हैं, ओ सॉरी स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक वाटर किसको कहते हैं, यदि हमने एरोमेटिक मटेरियल को किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया, तो उससे जो फॉर्मुलेशन बनेगी उसको हम एरोमेटिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, और एलिक्सर क्या होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब इसमें पानी और अल्कोहल दोनों होता है, और स्वाद में मीठे होते हैं। अब मुझे बताइए इंजेक्शन क्या होते हैं। इंजेक्शन आर द स्टेराइल फॉर्मुलेशन। ठीक है, कल मैंने आपको लेक्चर लिया था तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन पढ़ाया था, आपसे लेक्चर भी शेयर किया था, देखा आप में से किसी ने।
क्यों, है ना, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, स्टेराइल फॉर्मुलेशन। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन में आपका इंजेक्शंस आते हैं जो कि पायरोजन से फ्री होते हैं। ठीक है, ये कल मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था आपको, स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, है ना, और पायरोजन टेस्टिंग क्या होती है। तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, मैंने शेयर किया आपके ग्रुप पर। ठीक है, तो इंजेक्शंस, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉल्यूशंस के। ठीक है, एरोमेटिक वाटर, सिरप, एलिक्सर, स्पिरिट, और आपका इंजेक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। व्हीकल मतलब जो फॉर्मुलेशन का बेस होता है ना। जैसे हमने सिरप बनाया तो उसमें हमने एक सॉल्वेंट यूज किया। ठीक है, पानी में शक्कर घुल जाता है तो हमने पानी में शक्कर घोल दिया, है ना, और एक लिमिट तक ही घुलता है, उसके बाद फिर शक्कर घुलना बंद हो जाता है। तो सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल ले, फिर उस लिमिट से बाहर नहीं घुलता है। पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एडिशन से सॉल्वेंट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिनको हम बोलते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, या टेम्परेचर को बढ़ा के भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट एक काम और करते हैं, कोई चीज यदि, कोई सॉल्यूट यदि सॉल्वेंट में नहीं घुल रहा है और हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो उसकी थोड़ी सी सॉलिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को एक दूसरे से मिंगल रखते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया एलिक्सर क्या होते हैं, लिनीमेंट क्या होते हैं, है ना। अब हम जैसे सिरप को और थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। सिरप जैसे हमको बनानी है तो हम ये वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से बना सकते हैं। वेट और वॉल्यूम का परसेंट क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। जैसे हमने पानी में शक्कर को घोला तो पानी को किस में मेजर करते हैं, है ना, पानी को वॉल्यूम में और शक्कर को वेट में। ठीक है, तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमने सुक्रोज लिया, है ना, 66.7%, है ना, और उसको हमने पानी में घोल दिया। तो उसको घोलने के बाद में जो उसका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सिरप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सिरप का एक प्रॉब्लम ये होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कभी कभी इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें आते हैं। अब जो एक्सपेक्टोरेंट्स बनाए जाते हैं वो एलिक्सर फॉर्म में जनरली बनाए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा, एक्सपेक्टोरेंट क्या है। हम्म, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक पे यूज होने वाले फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हमारे कफ को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो स्मूथली वर्क करता है और एयर का फ्लो अच्छा बना रहता है। ठीक है, यदि हमारा वाइन पाइप ब्लॉक हो जाएगा म्यूकस के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से, या जो म्यूकस है वो इंटरनली डिपॉजिट होने लगेगा, तो उस वजह से क्या है, वाइन पाइप का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। ठीक है, तो जो कफ में हमें रिलीफ देते हैं काफी। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मुलेशन को हम एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। लिनीमेंट, लिनीमेंट का तो मैंने अभी आपको बताया। लिनीमेंट क्या है, रबिंग इफेक्ट के साथ स्किन पे लगाए जाते हैं, और लोशन दोनों स्किन पे यूज होते हैं, लेकिन लोशन लिनीमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, लोशन को हम कभी रब नहीं करते। लोशन का एग्जाम्पल क्या है, कैलामाइन लोशन। ठीक है, लोशन का एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, पिंक कलर का आता है, आपने कभी देखा होगा, है ना। तो ये आपके फॉर्मुलेशंस हो गए। इनिमास क्या होते हैं, इनिमास की यदि कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, एनिमा, है ना, तो एनिमा जो हमारा रेक्टल रूट होता है उसके थ्रू दिए जाते हैं, और हमारे रेक्टम की जो कैविटी होती है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है, ठीक है, उसकी सफाई के लिए यूज किया जाता है, मतलब पेट को साफ करने के लिए, पेट का जो निचला हिस्सा है उसकी सफाई के लिए, यदि किसी को प्रॉपर स्टूल पास नहीं हो रहे हैं, या किसी को हार्ड स्टूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या किसी को जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी करनी है, तो नीचे का हिस्सा साफ रहना चाहिए ताकि डॉक्टर वहां सर्जरी परफॉर्म कर पाए। तो एनिमास दिए जाते हैं। ठीक है, इसके
फॉर्मुलेशन भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। एक नली के माध्यम से रेक्टस के अंदर इसको डाला जाता है और थोड़ी देर बाद प्रेशर बनता है और पेट की सफाई हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम एनिमा बोलते हैं। इससे इवैक्यूएशन हो जाता है हमारे लोअर लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन पार्ट। ठीक है। गार्गल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो हमारा गला है उसकी सफाई के लिए, जैसे किसी को खांसी आ रही है लंबे समय से, मतलब उसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए गार्गल को गुनगुने पानी में मिलाकर गरारे किए जाते हैं, जिससे गले की सफाई हो जाती है। गले में यदि कोई इन्फेक्शन हो या खांसी आ रही हो, कफ का प्रोडक्शन हो रहा हो, तो उस केस में डॉक्टर गार्गल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। थ्रोट पेंट भी हम गले की सफाई के लिए यूज करते हैं, माउथ की सफाई के लिए यूज करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ये थोड़े विस्कस होते हैं, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। गार्गल एकदम मतलब पतले से होते हैं और जो थ्रोट पेंट है वो थोड़े काढ़े होते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। माउथ वॉशेस क्या है, जैसे डेंटल कैरीज हैं, है ना, जिंजीवाइटिस है, दांतों पे प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस हिसाब से माउथ की सफाई के लिए माउथ वॉशेस फॉर्मुलेशन आती है। ठीक है, इससे मुंह में इसको रख के गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा 3 से 4 बार करते हैं तो माउथ की प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। और इसमें फ्रेगनेंस भी डाली जाती है ताकि माउथ वॉश को आप यूज करो तो उसके बाद आपके माउथ से एक अच्छी स्मेल आए, एक अट्रैक्टिव स्मेल आए। तो इसमें फ्रेगनेंसेस भी यूज की जाती है ना। आपने ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स पढ़े होंगे, जिसमें आता है स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और आपका फ्रेगनेंस। तो ये किस में आता है? ऑर्गेनोलेप्टिक में। ऑर्गेनोलेप्टिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है ना। हमारे सेंस ऑर्गन इनको सेंस कर पाते हैं। जैसे कोई फॉर्मुलेशन है वो काफी अट्रैक्टिव है, तो क्यों? क्योंकि उसका कलर अच्छा है ना। जैसे हार्ट से रिलेटेड जो एसोसिएटेड मेडिसिन है उनको रेड कलर का बनाया जाता है, हार्ट शेप का बनाया जाता है। और जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को खुशबू पसंद होती है, खुशबू बहुत जल्दी व्यक्ति को आकर्षित करती है। आप जहाँ बैठे हुए हो, आपको अचानक से एक जास्मिन की खुशबू आ जाए, है ना, या किसी अच्छा सा कोई किसी ने परफ्यूम लगाया उसकी आपको खुशबू आ जाए, तो आप उस तरफ देखने लगते हो या आप सोचते हो कहाँ से आ रही है इसमें, तो आपको अट्रैक्ट करती है ना, आपके माइंड को। तो वैसे ही जो फ्रेग्रेंसेस है वो भी हमारे फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस में बहुत से डोजेस फॉर्म में जिनमें डलनी चाहिए डालते हैं। इवन आजकल तो टैबलेट्स की जो कोटिंग होती है उसमें भी आप, जैसे वाइबजीम आता है फाइजर का, है ना, तो उसमें वेनिला की फ्रेग्रेंस आती है। जैसे ही आप स्ट्रिप को खोलोगे और टैबलेट को बाहर निकालोगे तो आपको बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। तो फ्रेग्रेंस का यूज किया जाता है, कलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब एडिटिव्स होते हैं जो कि ड्रग्स में ऐड किए जाते हैं उसके एलिगेंस को बढ़ाने के लिए। और कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और जो भी फॉर्मुलेशन है उस हिसाब से उसमें ड्रग एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिनको हम फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं, जिनको हम एक्सिपिएंट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। टिंचर क्या होता है? यदि हम किसी भी क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करें और उसका जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम आइसोलेट करें तो उससे टिंचर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है जिसमें एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल ऑफ क्रूड ड्रग प्रेजेंट होता है, तो हम इसको टिंचर कहते हैं। आपने होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन में देखा होगा टिंचर्स आते हैं, मदर टिंचर कहते हैं ना, तो ये वही टिंचर है। अब हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में सॉल्युबिलिटी बहुत मैटर करती है। यदि कोई सॉल्वेंट में सॉलिड घुल गया तो हम उसकी फॉर्मुलेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। और कभी कभी हमको गैस को भी सॉल्वेंट में घोलना पड़ता है ना। सॉल्वेंट में आप सॉलिड के रूप में गैस भी घोल सकते हो, है ना। तो इसको एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, तो वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और सॉल्युबिलिटी को फार्मास्यूटिकल साइंस में पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस क्यों किया जाता है? क्योंकि अ, जो सॉल्यूट है, यदि वो सॉल्वेंट बहुत लार्ज अमाउंट में है और सॉल्यूट यदि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है,
तो उसकी कंसंट्रेशन को हमको एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो नॉर्मेलिटी भी हम यूज करते हैं, है ना, मोलालिटी यूज करते हैं, आपने देखा होगा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन इस टाइप से। तो ये जो नॉर्मेलिटी है, मोलालिटी है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है ना। तो इसलिए हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। यदि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा घुलता है तो हम उसको बोलते हैं इट इज वेरी सॉल्युबल, ठीक है। और यदि उससे थोड़ा कम है तो फ्रीली सॉल्युबल, है ना। एक होता है सॉल्युबल मतलब घुल रहा है, एक होता है फ्रीली सॉल्युबल मतलब आसानी से घुल रहा है, एक होता है वेरी सॉल्युबल मतलब बहुत ही आसानी से घुल रहा है, एक होता है आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा घुल रहा है, स्लाइटली सॉल्युबल मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, है ना। और वेरी स्लाइटली और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब घुलता ही नहीं है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल भी लिखा आता है, मतलब कुछ भी कर लो घुलेगा ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ा लो, कोई भी पैरामीटर आप अप्लाई कर लो घुलेगा ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, कहीं कहीं आपको टर्मिनोलॉजी नजर आएगी, इट्स वेरी सॉल्युबल, इट्स फ्रीली सॉल्युबल, इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल, इट्स स्लाइटली सॉल्युबल, इट्स वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, है ना। तो ये आप वहां से समझ जाएंगे। इमल्शंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इमल्शंस क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज इमल्शन? पढ़ा होगा आपने। एनी वन ऑफ यू? सर ये कामना? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल नेचर के होते हैं। वेरी गुड। अभी आपको मैंने बताया इमल्शन जो होता है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, इसमें दो फेजेस होते हैं, है ना। ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है, इमल्शन और सस्पेंशन, ठीक है। इसमें हम इमल्शन देखते हैं। इमल्शन में क्या होता है, इसमें दो जो फेज रहती है वो इमिजिबल रहती है, जैसे वाटर एंड ऑयल, है ना। आपने पानी में तेल डाला तो वो उसमें घुलता नहीं है, उसमें केवल स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। आप उसको शेक करोगे तो स्प्रेड हो जाएगा, और आप उसको छोड़ दोगे तो वो उसका फेस सेपरेशन हो जाएगा, है ना। आप यदि पानी में तेल डालोगे तो क्या होगा, तेल ऊपर रहेगा पानी नीचे रहेगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व तेल से ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे रहता है और तेल ऊपर रहता है। तो क्या है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, फॉर्मुलेशन है जो कि पानी और तेल को मिक्स करके बनाई जाती है, जैसे क्रीम्स हुई, है ना, नाइट क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है, कॉस्मेटिक्स में इसका काफी यूज होता है, ठीक है। तो उस केस में इमल्शन बनाए जाते हैं। तो इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट कंटेन्स टू इमिजिबल लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल। और इसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरनल फेज, एक होता है एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फेज। मतलब जो आपका ज्यादा है वो कंटिन्यूअस फेस होगा, ठीक है। जैसे मैंने 1 लीटर पानी में यदि मैंने 10 ml तेल डाल दिया, ठीक है, तो इसमें आपका कंटिन्यूअस फेस कौन सा होगा? हम्म, कंटिन्यूअस फेस कौन सा होगा? पानी, क्योंकि पानी ज्यादा है, ठीक है। और जो कम है वो क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। आ रहा है एग्जाम्पल समझ में? 1 लीटर पानी में यदि मैंने 10 ml तेल डाल दिया तो इसमें आपका कंटिन्यूअस फेस कौन सा है या डिस्पर्सन फेस कौन सा है? बताओ। क्यों महक? वाटर कंटिन्यूअस फेस है। हाँ, वेरी गुड, समझ गए आप सभी लोग, है ना। जो ज्यादा है वो कंटिन्यूअस फेस है, ठीक है, वो डिस्पर्सन फेस है। और जो कम है वो डिस्पर्स्ड फेस है, या हम उसको डिसकंटिन्यूअस फेस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने पानी में तेल डाला और उसके तेल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं जो कि पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तेल पानी के अंदर है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल ज्यादा है और पानी कम है ना। कब ऑयल कंटिन्यूअस फेस हो गया,
है ना, ऑयल अब डिस्पर्शन फेस हो गया। और उसमें पानी के यदि ग्लोब्यूल्स हैं तो पानी डिस्पर्स्ड फेस हो गया, डिसकंटिन्यूअस फेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल फेस और एक्सटर्नल फेस। ये दोनों आपको समझ में आए, क्योंकि इसी बिहाफ पे इमल्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, और एक टाइप होता है मल्टीपल, जिसमें ऑयल वाटर इन ऑयल और वाटर ऑयल इन वाटर, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इमल्शन का क्लासिफिकेशन है। तो इमल्शन में क्या होता है, दो इमिजिबल आपके लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। और ये इंटरनल फेस होता है और एक्सटर्नल फेस होता है। एक होता है डिस्पर्सन फेस, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड वो जो कम होता है, और डिस्पर्सन वो जो ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो इमल्शन का क्लासिफिकेशन है वो इस बिहाफ पे भी किया गया है कि आप उसको उसका एप्लीकेशन कहाँ आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे ओरल एप्लीकेशंस आते हैं, कॉस्मेटिक्स में इमल्शन बनाए जाते हैं, पेरेंटल्स इमल्शन आते हैं, और डायग्नोस्टिक इमल्शन आते हैं। तो ये इमल्शन के क्लासिफिकेशन है। ओरल इमल्शन में जैसे कैस्टर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, इनकी फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। ठीक है, ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर में कैस्टर ऑयल को और कॉड लिवर ऑयल को मतलब डिस्पर्स्ड कर दिया जाता है, तो इससे ओरल इमल्शन बन जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में वैनिशिंग क्रीम आती है, कोल्ड क्रीम आती है ना। वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम में डिफरेंस ये होता है, जो कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल होती है, और जो वैनिशिंग क्रीम होती है वो ऑयल इन वाटर होती है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना, ये ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल क्या है, अभी आपको मैंने जो बताया। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फेस। ठीक है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू फेस, डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्स्ड फेस। तो उस बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वैनिशिंग क्रीम जो होती है वो ऑयल एंड वाटर होती है, और कोल्ड क्रीम वाटर एंड ऑयल होती है। और पेरेंटल इमल्शंस भी बनाए जाते हैं, ये जैसे आपके विटामिन ए आता है, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी का क्या है केमिकल नेम, आपको याद करने का कहा था मैंने कुछ दिन पहले, किया आपने याद? कोले कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, है ना। और जो आपके सेक्स हॉर्मोन्स आते हैं, इनके जो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, है ना। सेक्स हार्मोन का एग्जांपल क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। तो इनके जो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, अब इनको इंजेक्शन फॉर्म में क्यों दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो ये डिग्रेड हो जाते हैं ओरल रूट से देने पर। तो ये ज्यादा इफेक्टिव कब होते हैं, जब ये पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल इमल्शन इनके बनाए जाते हैं। और कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस से कुछ फॉर्मुलेशन बनाई जाती है ना। जैसे आपका डायग्नोसिस क्या होता है, किसी भी बीमारी का पता लगाना। जैसे एक्सरे टेक्निक हुआ, तो हमने कोई सॉल्यूशन किसी को यदि पिला दिया उसके पेट का, फिर एक्सरे करेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा, है ना, क्योंकि वो कलर की वजह से अंदर एक लाइनिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इमल्शन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द फेजेस, है ना, कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्यों, महक? नो सर, नहीं है डाउट। हाँ ठीक है। और मल्टीपल इमल्शन में क्या होता है, वाटर ऑयल इन वाटर और ऑयल वाटर इन ऑयल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसको आप सुन लेना, है ना। नहीं तो आप बुक से आपने पढ़ा होगा वैसे तो, अब एग्जाम को इतना कम समय बचा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इमल्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम इमल्शन की जो फॉर्मुलेशन है, हम इसमें क्या क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, सर्फेक्टेंट्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, एक फ्लेवर देते हैं फॉर्मुलेशन को। फ्लेवर का यूज तो हम दो पर्पज से कर सकते हैं, एक तो हम ओरल रूट से लेंगे तो हमें स्वाद आएगा, तो मजा आएगा, टेस्ट। ठीक है, तो वहां पर हम फ्लेवर का यूज करेंगे। और कहीं कहीं हम फ्रेग्रेंस का भी यूज करेंगे, जैसे ओरल रूट से भी हमको फ्रेग्रेंस आएगी तो अच्छा लगेगा। जब हम किसी चीज को खाने के लिए लेके जाएंगे मुंह के पास, तो नोज भी करीब होती है, तो वहां से हमें खुशबू आएगी, तो और हमारी लार ग्रंथियां सक्रिय होगी, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे दवाइयों के प्रति। सामान्यतः ऐसी मानसिकता लोगों की है कि दवाइयाँ काफी कड़वी होती हैं, है ना। पर अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी अपने चरम पे पहुंच रही है धीरे धीरे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने रोबोटिक सर्जरी क्या क्या नहीं आ गया है। तो दवाइयों में भी इतना विकास हो गया है, इतना विकास हो गया है कि अब दवाइयाँ कड़वी नहीं रही कि कोई खा के उसको उल्टी कर दे, है ना। फिर भी मैं देखता हूँ कुछ लोग अभी भी दवाइयों को मतलब गले में फंसाते हैं अंदर उंगली डाल के, पुराने जमाने के पुराने लोग, क्योंकि उनको पहले दवाइयाँ कड़वी रहती थी, तो अभी उनका माइंडसेट वैसा ही है।
तो सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? सरफेक्टेंट्स सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ठीक है। तो यदि सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो मिक्सिंग ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेक्टेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं, और ये भी एज अ एडिटिव इमल्शन में ऐड किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिस फॉर्मुलेशन में डले हुए हैं उसको वो स्टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जाम्पल क्या है आपका? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये दोनों एग्जाम्पल है आपका एंटीऑक्सीडेंट का। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कंटामिनेशन से, ठीक है। और फ्लेवरिंग एजेंट तो आपको पता ही है। सर्फेक्टेंट का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। नेचुरल का एग्जांपल है गम अकेजिया, या आपने कोगनोसी में पढ़ा होगा अगार, पेक्टिन, स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल है आपका मिथाइल कार्बोक्सी सोडियम कार्बोक्सी, ये केमिकल के नेम है। और सिंथेटिक में आता है एनायनिक, कैटायनिक। और इनऑर्गेनिक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? एंटासिड में पढ़ाया था, याद आया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेंटोनाइट, कार्बोवेक्स। तो ये सभी एग्जांपल है आपके इनऑर्गेनिक के। तो ये सरफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन है। सरफेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, और इनका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन भी देख लिया, और कहाँ यूज होते हैं ये? इमल्शन की फॉर्मुलेशन में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, HLB स्केल। HLB स्केल का फुल फॉर्म होता है H से हाइड्रोफिलिक, L से लिपोफिलिक और B से बैलेंस। तो हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, बैलेंस, ये होता है HLB स्केल। तो HLB स्केल में जैसे पीएच स्केल होता है, ये 0 से 14 तक होता है। तो वैसे ये जो HLB स्केल है, ये आपका कहाँ से होता है? 0 से लेके 18 तक होता है। तो 0 से लेके आपका इसमें 3 तक की जो वैल्यू है वो एंटी फोमिंग एजेंट की है, जो फोम के प्रोडक्शन को रोकते हैं, ठीक है। और 4 से 6 तक की जो वैल्यू है वो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? ये इमल्शन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पानी में तेल को पानी में हमने घोल दिया, तो हम उसको हिलाएंगे तो उसके ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो सेपरेट हो जाएंगे, है ना। और तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, तो फेस सेपरेशन हो जाएगा, तो हमारा इमल्शन किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं। तो 4 से 6 तक की जो वैल्यू है वो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की होती है, और 7 to 9 वेटिंग एजेंट की। और 9 to 6 ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, 13 to 15 डिटर्जेंट्स की होती है, और 16 to 18 सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की होती है। तो ये इसका एक चार्ट है, मैं इसकी फोटो डाल दूंगा अभी, तो आप वहां से देख लीजिएगा और उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसमें 0 से लेके 18 तक है, और 0 से लेके 9 तक इसमें क्या आएगा आपका? लिपोफिलिक, और 9 से 18 तक हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक क्या होता है? लिपिड लविंग। और हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग। हाइड्रो जहां वर्ड नजर आए मतलब वाटर, तो वाटर लविंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, ठीक है। जैसे लिपिड मतलब फैट, ऑयल, ठीक है। ऑयल से जो प्यार करें वो लिपोफिलिक, और जो पानी से प्यार करे वो हाइड्रोफिलिक। तो ये HLB स्केल हुआ आपका। तो ये फार्मास्यूटिकल साइंस में यूज किया जाता है। वेटिंग एजेंट को देखना है हमें, डिटर्जेंट्स को देखना है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स को देखना है, तो उनकी वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाती है HLB स्केल से, ठीक है। तो 0 to 9 आएगा आपका लिपोफिलिक, और 9 to 18 क्या आएगा? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट है? हम्म। हेलो। नो सर। चलिए नो ठीक है। सर। पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय बचा है ना। और इम्पोर्टेंट चीजों को थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लीजिएगा, है ना। फार्मास्यूटिक्स में आपके डिफरेंस पूछे जाते हैं। 1 मिनट, है ना। आपका ये लॉन्ग आउट भी होने वाला है। चलो ठीक है, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसे सस्पेंशन इमल्शन में आप डिफरेंसेस क्या है पढ़ लेना, लोशन लिनेमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो ये आप पढ़ लेना, सपोजिटरीज के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स को भी अच्छे से तैयार करो, है ना। ये भी, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। चलिए ठीक है, कल हम कंटिन्यू करते हैं ना। 1 मिनट आप वेट कर लो, 1 मिनट, ठीक है।